अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है और इसके फंक्शन को देखना है। जैसा कि आपको याद है, पिछले लेक्चर में हमने जो एक्सक्रीशन का चैप्टर है उसमें किडनी के स्ट्रक्चर को यहाँ इस डायग्राम जो कि फिगर 13.5 है इस तक डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि ये जो किडनी है वो छोटे छोटे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है और ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें इनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये नेफ्रॉन इसके स्ट्रक्चरल और एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी हैं। अब हमने नेफ्रॉन की डायग्राम को फोकस करना है और इसके डिस्कस करना है, इसके हर पार्ट को और इसके तमाम पार्ट्स की डिटेल में जो हमने फंक्शनिंग जो है वो डिस्कस करनी है। अगर आप नेफ्रॉन की पिक्चर को देखें जो कि फिगर 13.7 में दी हुई है, यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। जो ये स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड वेसल किडनी के अंदर खून लेकर आती है, जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं, उसकी डिवीजन से आर्टीरियोल बनती है और आर्टीरियोल से ये छोटी सी एक आर्टीरियोल बनती है और ये जो आर्टीरियोल है ये एफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है। एफरेंट आर्टीरियोल रीनल आर्टरी से आ रही होती है और खून को लेकर आ रही होती है, इसलिए यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है। और यहाँ पर ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है एक छोटा सा कैपिलरीज़ का यानी कि नेटवर्क, एक छोटा सा ब्लड वेसल्स का बंच गुच्छा बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये ब्लड वेसल बाहर की तरफ निकल जाती है और फिर उसके बाद ढेर सारी बाकायदा छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनाती है और उसके बाद यहाँ से ये वापस चली जाती है। जो निकल जाती है यहाँ पर नेफ्रॉन से बाहर की तरफ उसे इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं और जो आती है उसे एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। अब ये जो वापस की तरफ ब्लड वेसल जाएगी ये रीनल वेन में जाके खुलेगी और रीनल वेन किडनी से खून जो है वो फ़िल्टर करवा के इस रीनल वेन के थ्रू बाहर ले जाएगा और इसको हार्ट की तरफ भेजेगा ताकि फिर हार्ट इसको आगे लंग्स की तरफ भेजे ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन का एक छोटा सा लूप है, एक छोटा सा बलदार हिस्सा है, इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब है ये सीधी हो जाती है, उसके बाद ये यू शेप की हो जाती है, यू शेप होने के बाद ये सीधी ऊपर की तरफ जाती है, आखिरी दफ़ा फिर बल खाती है। ये जो आखिरी दफ़ा बल खाती है इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो आप यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो नेफ्रॉन का, इसे लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। इसका वो बाजू जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे डिसेंडिंग लूप बोलते हैं और इसका वो हिस्सा या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या बाजू कह लीजिए जो कि ऊपर की तरफ वापस आ रहा है उसे असेंडिंग लूप भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आखिरी बलदार हिस्सा नेफ्रॉन का, ये एक लंबी नाली यानी कि डक्ट में खुलता है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तमाम जो नेफ्रॉन होते हैं वो कमोबेश इसी स्ट्रक्चर के होते हैं किडनी में। उनका लूप जो हेनले है, लूप ऑफ हेनले, ये छोटा या बड़ा हो सकता है और ये अमूमन यू शेप का होता है। तो नेफ्रॉन यहाँ से सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको जब खून आ रहा होता है और खून इसके बॉमन्स कैप्सूल के अंदर से गुजरता है तो यहाँ पर जो खून है उसमें से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो छन कर बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं और खून प्योरीफाई होकर साफ़ होकर वापस निकल जाता है। उसके बाद ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ मैंने आपको फिंगर करके पॉइंट आउट किया है, फिर ये लूप ऑफ हेनले में से गुजरता है सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, करते करते ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ जाता है और यहाँ तक जब ये आता है तो ये तकरीबन यूरिन तैयार हो गया होता है और इसे कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इकट्ठा करती है और फिर इसको किडनी का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था पेल्विस उसमें दाखिल करती है, जहाँ पर यूरेटर के थ्रू किडनी जो है वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में पोर कर देती है। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका काम है नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह बनी हुई है जिसमें और भी नेफ्रॉन आके खुल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एक नेफ्रॉन है वो कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन बना के पोर करेगा और कलेक्टिंग डक्ट मुख्तलिफ नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करेगी, इसलिए इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट रखा गया है। और इसके अलावा ये एक से ज़्यादा नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट कर सकती है। तो ये मेन स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का जिसको हमने आज अच्छे तरीके से देखा है। जब
सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पहले कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पहले कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आ जाता है, फिर वो लूप ऑफ जो हैंडले है उसमें से गुजरता है और यहाँ पर उसमें से चेक कर लिया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी को अभी भी रिक्वायर्ड है और उनको अब्जॉर्ब कर दिया जाता है और अब्जॉर्ब करके वापस जो है वो खून में भेज दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो ग्लूकोज है, जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, इनको अब्जॉर्ब करके वापस भेज दिया जाता है। अब हमारे पास एक टेबल आ जाता है, ये टेबल है 13.3 और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। प्लाज्मा और यूरिन का एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसमें ये मटेरियल कितना है और यूरिन में जो है वो ये मटेरियल कितना एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो पानी 90 से 93% है, जिसका हमारे वैसे भी हिस्सा जो है वो 70% पानी होता है, लेकिन अगर प्लाज्मा की बात करें तो उसमें 90 से 93% पानी होता है। तो इसी तरह यूरिन के अंदर 95% जो है वो पानी होता है। यूरिया 0.03% होता है, इसको भेजा जाता है किडनी की तरफ फ्लोइंग ब्लड के थ्रू। वहाँ यूरिया को 2% जो है अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करके यूरिन में खारिज कर दिया जाता है। अमोनिया 0.001 होती है, जबकि यूरिन में 0.05 चली जाती है, जो कि काफ़ी मिकदार ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। सोडियम 0.3 है, यूरिन में 0.6 जो है वो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। पोटाशियम 0.02 है, 0.15 को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लोराइड 0.37 है, 0.6 जो है इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फॉस्फेट 0.03 है, इसको 0.12 को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, इसके बारे में पेपर में आपसे सवाल किया जा सकता है। इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने नेफ्रॉन की एक बड़ी डायग्राम बनाकर आपको दिखाई है। ये आर्टीरियोल है, इसे एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। ये एक बंच बनाती है, ये बंच कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को घेरा डाला होता है बॉमन्स कैप्सूल ने, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप होता है। फिर उसका पहला हिस्सा आता है जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लड कैपिलरीज ने ढेर सारा गुच्छा जो है वो इकट्ठा पूरे ट्यूब्यूल को किया होता है और फिर ये ब्लड वापस लेकर जाती हैं रीनल वेन की तरफ, जहाँ से रीनल वेन किडनी से भी खून जो है वो वापस ले जाती है। यहाँ पर तीर के निशान बता रहे हैं कि ब्लड जो है वो इन आर्टीरियोल के अंदर से, इन कैपिलरीज के अंदर से फ्लो करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर जो माइक्रो पोर्स होते हैं, जो माइन्यूट साइज़ के पोर्स होते हैं, इन्हें माइक्रोफिनेस्ट्री भी बोलते हैं। यहाँ पर सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं और बॉमन्स कैप्सूल उनको अच्छे तरीके से प्रोसेस करता रहता है, हत्ता कि पूरा यूरिन तैयार करके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो शामिल कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल अप हो जाता है और वो यूरिन को होल्ड करके रखता है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लैडर है, जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, वो 400 सेंटीमीटर क्यूब के करीब यूरिन को होल्ड कर पाता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके एज पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जिस्म से बाहर की तरफ खुलता है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा जो हमारा यूरिन है उसको जिस्म से बाहर खारिज करती है। यूरेथ्रा के ऊपर एक छोटा सा सर्कुलर मसल्स पर मौजूद मसल्स का एक लूप पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर मसल कहते हैं। स्फिंक्टर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हालत में रहता है, जिसकी वजह से वो यूरेथ्रा को बंद रखता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूरेथ्रा से हर वक्त यूरिन लीक नहीं होता। तो ये स्फिंक्टर जो है ये लूज़ हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है जब एक इंसान को यूरिन करने की हाजत महसूस होती है, यूरिनेशन की हाजत महसूस होती है, जिसकी वजह से यूरिन हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो बड़े जो हैं वो अपनी स्फिंक्टर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और फिर यूरिनेट जो है उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है। बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं उनमें अभी स्फिंक्टर जो है वो इतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो उनमें ये रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर यूरिनेशन जो है वो चल रही होती है और जब ब्लैडर के ऊपर यूरिन का प्रेशर बढ़ जाता है तो बच्चे जो है वो यूरिनेट कर देते हैं। जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनमें इस तरह से कंडीशन जो है वो चलती है, लेकिन 3 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनमें प्रॉपर वे में स्फिंक्टर मसल जो है वो अपना काम शुरू कर देता है और वो मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बच्चे के अंदर
जो यूरिनेशन है उसको कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिवर का काम। लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हमारी बॉडी में एक ही है और मुख्तलिफ लोब्स पर मुश्तमिल होता है। ये ब्राउन से डार्क कलर का होता है। ये बहुत सारे और अहम काम सर अंजाम देता है। उन कुछ कामों में से जो अमाइनो एसिड से रिलेटेड काम है, जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड काम है, वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब हम प्रोटीन फूड खाते हैं तो प्रोटीन हजम हो जाती है और अमाइनो एसिड में टूट जाती है। ये अमाइनो एसिड्स को ये इकट्ठा करता है और इनकी अब्जॉर्प्शन करता है। इनकी अब्जॉर्प्शन करके नए कंपाउंड्स बनाता है, कुछ नई प्रोटीन बनाता है, जिसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जो खून में होती है, जिसे फिब्रिनोजिन कहते हैं। फिब्रिनोजिन इंपॉर्टेंट प्रोटीन इसलिए भी है क्योंकि जब हमारे जिस्म पर कट लगता है या वूंड पैदा हो जाता है और ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए फिब्रिनोजिन काम आती है। उसके अलावा जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स बच जाते हैं तो लिवर उनमें से अमाइनो ग्रुप NH2 जो ग्रुप है उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि अमाइनो एसिड ऐसे हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे क्योंकि जो बॉडी है उसमें फ्लूइड्स मौजूद है, पानी मौजूद है, तो अमाइनो ग्रुप जो है वो अमोनिया गैस बना देता है विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो लिवर इस अमोनिया गैस को पहले बनाता है अमाइनो एसिड ग्रुप जो है रिमूव करके, और फिर उसके बाद इस अमोनिया को कम टॉक्सिक, कम जो हार्मफुल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जिसे हम यूरिया कहते हैं उसमें कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल के अंदर, और यूरिया साइकिल भी लिवर के अंदर ही होता है। और फिर इसके बाद जो यूरिया है इससे कंटेनिंग ब्लड जो है इसको सप्लाई कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टुवर्ड्स किडनीज, जहां किडनीज यूरिन बनाकर इस वेस्ट को एक्सक्रीट करती हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको इसी को लिंक करते हुए एक्सप्लेन किया है कि किस तरह यूरिया, पानी और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयंस, मिनरल्स जो हैं वो किडनी की ट्यूब्यूल्स तक भेजे जाते हैं। किडनी उसको यूरिन की शक्ल देती है और पेल्विस ऑफ द किडनी में इकट्ठा होकर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है, और फिर एक इंसान को जब यूरिनेट करने की हाजत महसूस होती है तो यूरिन को बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। एक इंसान में कितना यूरिन बनता है, ये एक एवरेज वैल्यूज़ जो है वो आपको अमूमन दी गई होती हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई हेल्दी इंसान है तो उसमें नॉर्मल क्वांटिटी में यूरिन बनेगा जो कि न्यूट्रल इन पीएच होता है, और ये थोड़ा सा वार्मर भी होता है, थोड़ी सी हीट एनर्जी भी इसमें एक्सक्रीट होती है। जो वेस्ट होते हैं वो तो पानी के साथ इनको बॉडी से बाहर निकाला ही जाता है। तो पानी का इंटेक अगर ज़्यादा है, किडनी सही फंक्शन कर रही हैं, तो किडनीज़ का जो नॉर्मल फंक्शन है वो चलता रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है द लिवर एंड इट्स रोल इन डीलिंग द एक्सेस अमाइनो एसिड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरप्लस जो ग्लूकोज है, जो फैट्स हैं, उनको लिवर डील करता है। ये ग्लूकोज को हमारे रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, फैट्स को डिपॉजिट करता है उसके अलावा अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन बनाता है, और जो अमाइनो एसिड बच जाती हैं उनके अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देता है जिसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हमारे लिए फिर हार्मफुल है। तो इससे जब ये डीएमिनेट करता है यानी अमाइनो ग्रुप हटाता है अमाइनो एसिड से, तो उससे जो गैस बनती है वो अमोनिया गैस होती है, वेरी हार्मफुल गैस। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू lesser harmful, lesser toxic substance which is urea. So this urea containing blood is passed towards kidney where kidney makes urine. So deamination is the process which occurs in liver and urine formation is the process which occurs in kidney. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एक टेस्ट योर सेल्फ आ गया है। नेफ्रॉन की आपको पूछी गई है कि जी ये ट्यूब्यूल है, किडनी के अंदर पाई जाती है, फिल्टर करती है, तो ये क्या चीज़ जो है इसको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस भेज देती है, ग्लूकोज और वाटर को बॉडी में अब्जॉर्ब करके वापस भेज देती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि किडनी का आपको सेक्शन दिखाया गया है, ए से ई पार्ट्स बताएं। ए जो है वो कॉर्टेक्स है, ई जो है मेड्यूला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीर अंदर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये ब्लड अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो बी है वो रीनल आर्टरी है, और जो सी है वो खून को वापस लेके जा रहा है, तीर का निशान बाहर की तरफ है, तो ये आप कहेंगे कि ये रीनल वेन है। और डी जो है वो यूरेटर है, जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को पोर करती है। अब हमने इसके छोटे छोटे सवालों के जवाब देने हैं। नेम द फ्लूइड प्रेजेंट इन डी। तो जी डी में जो फ्लूइड है वो क्या है, वो यूरिन है ऑब्वियसली। स्टेट द कंटेंट्स ऑफ द फ्लूइड इन द पार्ट डी। डी में क्या कुछ होता है, यूरिया है, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, आयंस हैं, पानी है, वो इसमें एक्सक्रीट होता है। स्टेट द 3 डिफरेंसेस इन द कंटेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स बी एंड सी। बी और सी के ब्लड कंटेंट में क्या डिफरेंस जो है वो होगा।
क्योंकि ताज़ा खून की सप्लाई किडनी की तरफ आई है, इसमें यूरिया ज़्यादा होगा, इसमें पानी ज़्यादा होगा, इसमें ग्लूकोज होगी और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी बात करें कि सी से जो ब्लड जा रहा है इसमें क्या कुछ होगा, तो यूरिया अंदर ही किडनी ने रिटेन कर लिया, यूरिन बना के पोर कर दिया, तो इसमें यूरिया कम होगा, ना होने के बराबर होगा। इसमें ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स ने, किडनी के सेल्स ने अब्जॉर्ब कर ली होगी काम करने के लिए। फिर इसके अलावा इसमें ग्लूकोज होगी और इसमें बाकी के बचे मिनरल आयंस जो कि अभी भी रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, वो वापस भेज दिए जाएंगे। फिर उसके बाद है नेम एंड डिस्क्राइब विच स्ट्रक्चर्स वुड फाउंड इन पार्ट ए। पार्ट ए में आपको कौन से स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया भी हुआ है, ये नेफ्रॉन है जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है जिसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम लेक्चर के अगले हिस्से में सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक देते रहें। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं।